हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 की बैठक चल रही है पनामा शहर में। तो पनामा में जो बैठक चल रही है वह क्यों महत्वपूर्ण है, इस बैठक में क्या क्या बातें निकल करके आई हैं। यहाँ पर सीओपी 19 की जो बैठक है उससे आपको सीओपी 26 या 27 जैसी बैठकों से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वीं बैठक जो मिस्र में चल रही थी वह बैठक इस बैठक से अलग है। यह जो बैठक यह साइट्स से संबंधित है। इस बैठक पर अभी हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे। और जो सीओपी 27 की बैठक थी वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित बैठक थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी, यानी UNFCCC। तो आज के इस डिस्कशन में हम उस प्रमुख बात पर बात करेंगे जहां पर सीओपी 19 की बैठक के अंतर्गत हाथी दांत के व्यापार से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव में भारत ने किस तरह से अपना रुख रखा हुआ है, क्या उसके पक्ष में वोट किया है, नहीं किया है। बहरहाल एक बात ये निकल करके आई है कि भारत ने मतदान नहीं किया। तो भारत जैसे देश के लिए जो कि हाथी दांत के व्यापार का शुरुआत से ही विरोध करता आया है, उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान न करना जो कि हाथी दांत के व्यापार से संबंधित था। तो ऐसी क्या बात आ गई, ऐसी क्या वजह हो गई कि भारत ने उस वक्त वहां पर मतदान नहीं किया। कुछ अटकलें हैं, कुछ सवाल हैं, उन पर भी बात कर लेंगे और इस विषय को ठीक से समझेंगे। तो जो टॉपिक है वह है सीओपी 19 में भारत ने हाथी दांत के व्यापार प्रस्ताव के खिलाफ क्यों नहीं किया मतदान। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए फिर अंत में इस बात को भी समझेंगे और क्या वाकई ऐसी बात है भी या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने क्या तर्क दिए हैं इसको भी देखेंगे। तो खबर है इंडियाज अनयूजुअल अटेंशन इन साइट्स वोट ऑन रीओपनिंग आइवरी ट्रेड, यानी हाथी दांत के व्यापार से संबंधित जो वोटिंग हुई है उसमें भारत ने एक तरह से क्यों उसमें मतदान नहीं किया है या उससे बाहर रहा है। तो चर्चा क्यों की जा रही है इस पर बात करते हुए फिर देखेंगे कि साइट्स का समझौता क्या है, हाथी दांत पर क्या झगड़ा है लंबे समय से, भारत में हाथी दांत का व्यापार किस तरह से होता है, किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, कौन सा कानून है, समझौता जो किया गया है, जिस समझौते की बात है वह क्या है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यह विषय जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से भी जोड़ करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं, यह इस संबंध में यहाँ पर जुड़ेगा। तो शुरुआत करें, चर्चा क्यों की जा रही है। आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 की बैठक हो रही है पनामा में 2022 में, ठीक। तो यह जो बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, यह साइट्स से संबंधित है, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी वन्य जीवों की ऐसी जनसंख्या जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, ठीक। और वे जनसंख्या जो कि एक तरह से गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में आ गई हैं, तो वह जनसंख्या वन्य जीवों की भी हो सकती है और पादपों की भी हो सकती है। तो इनसे जुड़ा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यह इसका एक कन्वेंशन है, इससे जुड़े हुए जो नियम है इसके अंतर्गत तय किए जाते हैं और जो भी देश इसके सदस्य हैं वो फिर इस पर सहमति जताते हैं या फिर प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। तो हाथी दांत का पुनः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू किया जाए ऐसा प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को देने में जो देश समर्थक थे इसके, उसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का नाम आता है। तो इन देशों ने हाथी दांत के व्यापार के नियंत्रित व्यापार की एक तरह से अनुमति मांगी है। यहाँ पर जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव को 83-15 से रद्द कर दिया गया, यानी 83 जो मत पड़े वह इस प्रस्ताव के विरोध में पड़े और 15 मत जो पड़े इसके समर्थन में पड़े। भारत की स्थिति यहाँ पर यह रही कि भारत ने मतदान ही नहीं किया। ऐसे में एक सवाल ये जरूर खड़ा हो गया कि भारत जहां हमेशा ही इस तरह की किसी भी प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है, यानी कि वह हाथी दांत के व्यापार के विपक्ष में रहता है, विरोध में रहता है, इसका समर्थन नहीं करता, उसने एक तरह से क्यों ऐसा किया कि वह इस मतदान में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि हाथी भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों में से एक है, ऐसे में हाथियों का संरक्षण भारत में लंबे समय से किया जा रहा है, जिस वजह से यह सवाल एक बार और खड़ा हो गया। तो शुरुआत करें साइट्स के समझौते से, क्या है यह समझौता, किस तरह से पूरी प्रक्रिया काम करती है। तो सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें अभी के लिए 184 सदस्य
शामिल हैं, सदस्य देश कई सारे शामिल हैं। तो जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो किया जाता है, खासतौर से ऐसी प्रजाति जिनका अस्तित्व खतरे में है, उनसे जुड़ा हुआ व्यापार ये नियंत्रित करता है। ठीक, 1 जुलाई 1975 से यह कन्वेंशन लागू हुआ था। और अगर भारत की बात करें तो भारत अगले ही साल 1976 में इसका 25वां पक्ष बन गया था। तो जुलाई 1976 में भारत इसमें शामिल हो गया था और अक्टूबर 1976 में भारत ने इसे रेटिफाई कर दिया था 18 अक्टूबर को। तो यह समझौता अपने आप में ऐसा समझौता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अब यहाँ पर जो कानूनी रूप से बाध्यकारी शब्द आया, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कानून, इसके अंतर्गत जो भी बनेगा वह किसी भी देश का राष्ट्रीय कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एक मोटा मोटा मतलब यह है कि मान लीजिए इसके अंतर्गत जो देशों ने सहमति जताई है, जिस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है, सभी सदस्य देश उस कानून का सम्मान करेंगे और अपने देश में उस तरह का कानून बनाएंगे जो साइट्स द्वारा निर्मित की गई उस बात का समर्थन करेंगे और उसके पक्ष में एक तरीके से सभी नीतियों को लागू करेंगे। तो राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है, बल्कि एक तरह का फ्रेमवर्क निर्धारित करता है कि इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए ताकि इनकी बात का जो सभी देशों की सहमति है उसका पालन किया जा सके। इसके अलावा साइट्स के अंतर्गत जो आने वाली प्रजातियां हैं, उनके सभी तरह के आयात निर्यात परमिट प्रणाली के अधीन आ जाते हैं। आयात हो, निर्यात हो या फिर पुनः निर्यात हो, इस तरह की जो भी स्थितियां होंगी वो परमिट प्रणाली के अंतर्गत होगी। और इस प्रणाली के अंतर्गत साइट्स ने कुछ सूचियां निर्धारित की हैं, जिस सूची के अंतर्गत जो जीव शामिल होंगे उनको उसी हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा। इन सूची के अंतर्गत जीव जो भी शामिल होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के नियम हैं। जैसे इसकी अपेंडिक्स 1 की बात करें, परिशिष्ट 1, तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव शामिल होते हैं जिन्हें विलुप्ति का खतरा होता है, जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही होती है, तो उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। अब इसमें जो जीव शामिल होगा उसका आयात या निर्यात लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही उस तरह की अनुमति दी जा सकती है और उस अनुमति में भी व्यापार या वाणिज्य से जुड़ी हुई स्थितियां नहीं होनी चाहिए, तभी फिर अनुमति मिलती है। अदरवाइज आप एक तरह से मान सकते हैं कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहता है। और परिशिष्ट जो 2 है, इसकी दूसरी अपेंडिक्स, उसमें ऐसे जीव शामिल होते हैं जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर उन जीवों को इसमें शामिल कर दिया तो फिर उन जीवों से जुड़ा हुआ जो व्यापार है उसका बहुत ही सख्ती से रेगुलेशन या विनियमन किया जाएगा। अब ये जो बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ये हर 2 साल में होती है। ठीक, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्वोच्च निकाय है जो इससे जुड़े हुए निर्णय लेता है और जो भी सदस्य देश इसमें पार्टी है उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है। यह निर्धारित करता है कि अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उस जीव को परिशिष्ट 1 में शामिल किया जाए या 2 में शामिल किया जाए या किसी अन्य तरह से उसको रेगुलेट किया जाए। अब हाथी दांत पर जो झगड़ा बना हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो 1989 में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दांत व्यापार पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि हाथियों की आबादी तेजी से घट रही थी और हाथियों के दांत के लिए फिर हाथियों की बड़ी संख्या में एक तरीके से उनकी हत्या की जा रही थी, उनको मार करके उनके दांत का व्यापार किया जा रहा था। ऐसे में अफ्रीका की हाथी आबादी साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल कर दी गई, अपेंडिक्स 1 में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में जो हाथियों का व्यापार था या हम कहें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला व्यापार था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आने लगी। कुछ देश ऐसे थे जिनको इस व्यापार से काफी ज्यादा मुनाफा होता था और उनके लिए बड़े स्तर पर यह रेवेन्यू का स्रोत था, जैसे कि नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। तो इन्होंने अनुरोध किया तो 1997 में इनको परिशिष्ट 2 में डाल दिया गया, इन देशों से जुड़ी हुई हाथियों की आबादी को। वहीं पर सन 2000 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस तरह की एक अनुमति मिली, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो अनुमति थी वो थोड़ी सी अलग थी। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका से होने वाला जो भी इस तरह का व्यापार होगा वो किसी एक ही व्यक्ति से एक ही बार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि लगातार आप उसी को नियमित ग्राहक बना ले, या फिर कुछ ऐसे हाथी जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर कुछ ऐसे हाथी जो कि उनको मारने वालों के द्वारा पकड़े गए हैं, उनसे प्राप्त हुई है वह सामग्री, उसका फिर व्यापार किया जा सकेगा। तो परिशिष्ट 2 से फिर अब इन देशों ने मांग की है कि इन देशों को हटा दिया जाए। हालांकि नियंत्रित रूप से उसका जो व्यापार है उसको देखरेख में किया जाएगा, लेकिन परिशिष्ट 2 से उसको हटा दिया जाए क्योंकि वहां पर जो रेगुलेशन है बहुत सख्ती से होता है। तो नामीबिया ने इस तरह का कुछ प्रस्ताव रखे थे सीओपी 17 की बैठक में, जो कि 2016 में हुई थी, सीओपी 18 की बैठक में जो कि 2019 में हुई थी।
लेकिन इन दोनों ही बैठकों में यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब जो 2022 वाली COP19 की बैठक है, यहां पर जो प्रस्ताव आया है वो जिम्बाब्वे लेकर के आया था, लेकिन यह प्रस्ताव भी आपको पता है कि खारिज हो गया है और यहां पर ही भारत मतदान से दूर रहा है। अब इन 4 देशों ने जो तर्क दिया है वह थोड़ा सा समझने वाली बात है और थोड़ा सा हास्यास्पद भी लग सकता है। इन देशों का कहना है कि इन देशों में जो हाथियों की संख्या है वह बढ़ रही है, ठीक, और हाथियों की संख्या में वृद्धि होने से अब जो व्यापार की स्थितियां हैं वो बन सकती हैं, व्यापार किया जाना चाहिए और उससे प्राप्त होने वाला जो राजस्व होगा फिर उसे हाथियों के ही संरक्षण में और समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अपने आप में थोड़ी सी अजीब बात है कि उन्हीं हाथियों के व्यापार के जरिए प्राप्त होने वाले राजस्व को उन्हीं के संरक्षण में लगाया जाएगा। हालांकि प्रस्ताव खारिज हो गया है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख देशों का यहाँ पर जिक्र है जिनमें हाथियों की आबादी मौजूद है। 2007 की ये रिपोर्ट है IUCN की। इसके अंतर्गत आपको दिख सकता है कि तंजानिया में हाथियों की बड़ी संख्या मौजूद है, जिम्बाब्वे में है, बोत्सवाना में है, और जैसे नामीबिया की बात आई थी अभी, नामीबिया यहाँ है, बोत्सवाना यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ है और जिम्बाब्वे यहाँ है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जो हाथियों के व्यापार से जुड़े हुए हैं और इस वक्त आपने इनकी स्थितियों को देखा कि किस तरह के प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब हाथियों के दांत का व्यापार और भारत की स्थितियों को एक बार समझते हैं। तो भारत में जो हाथी पाए जाते हैं वो एशियाई हाथी हैं और एशियाई हाथी लुप्तप्राय की कैटेगरी में आ गए हैं। ऐसे में भारत में इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और 1975 में साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इन्हें शामिल कर दिया गया था। अब जब शामिल कर दिया गया तो एशियाई रेंज से होने वाला जो भी हाथियों का व्यापार था वह प्रतिबंधित हो गया पूरी तरह से। ठीक, तो 1986 में भारत ने हाथी दांत की घरेलू बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा लिया और इसके लिए भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन किया। अब कुछ समय बाद जब विश्व स्तर पर प्रतिबंध लग गया तो 1991 में भारत ने अफ्रीकी हाथी दांत के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया और इसके लिए एक बार फिर से कानून में संशोधन किया। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो भी बैठक हुई है वह अलग अलग समय पर होती रही है और भारत ने अलग अलग समय पर उनमें हाथी दांत से जुड़ा हुआ जो व्यापार है उसका विरोध किया है। अगर एक सवाल ये पूछ लिया जाए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत के अंतर्गत कब यह बैठक आयोजित हुई है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 की जो बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी 25 फरवरी से 8 मार्च 1981 में। ठीक, और ये एक ही बार अभी तक भारत में आयोजित हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 की बैठक, याद रखिएगा। उसके अलावा अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर यह आयोजित होती रही है। तो COP8 को अगर आप देखेंगे जो कि जापान में आयोजित हुई थी यह बैठक 1992 में, इस दौरान भी भारत ने इस तरह की बात कही थी कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। COP9 की अगर आप बैठक को देखेंगे जो कि अमेरिका में हुई थी, तब भारत ने हाथियों के संरक्षण की बात कही थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 में भी भारत ने इस तरह की बात कही थी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 में भी भारत ने यह कहा था कि इनको परिशिष्ट 2 से हटा करके परिशिष्ट 1 में डाल दिया जाए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब 18 की बैठक हुई थी तब भारत ने हाथी दांत के व्यापार से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था उसके विरोध में मतदान किया था। तो बहरहाल इस समय यह बात कही जा रही है कि भारत ने जो बैठक के अंतर्गत प्रस्ताव आया है उसका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि नामीबिया की तरफ से कहीं ना कहीं भारत पर ऐसा करने का या फिर उनके प्रस्ताव का समर्थन करने का दबाव था। अब आपको एक बात लिंक हो रही होगी कि नामीबिया की बात यहां पर कैसे आई, क्योंकि हमने नामीबिया से चीते मंगवाए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि नामीबिया के साथ जो चीते मंगाने का समझौता हुआ था वहां पर एक समझौता यह भी हुआ था कि आने वाले समय में नामीबिया के अंतर्गत जो हाथी दांत का व्यापार है उसको फिर से खोलने में भारत उसका समर्थन करेगा। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि ऐसी कोई भी बात उस समझौते में नहीं थी। उसमें जो लिखा हुआ था वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता का उपयोग किया जाना, तो इसमें कहीं भी हाथी दांत के जो प्रस्ताव है इसके व्यापार से जुड़ा हुआ उसमें समर्थन देने की बात शामिल नहीं थी। बहरहाल इस वक्त भारत ने जो स्टांस लिया है, जो कदम उठाया है, वो अपने आप में प्रश्न खड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत ने उसके पक्ष में मतदान नहीं किया, ये बड़ी बात है। तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी जानकारी, जो भी सवाल बन सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। अब एक सवाल प्रीलिम्स का ले लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल वन्य जीवों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है, पहला कथन। दूसरा, भारत 1976 में साइट्स का
सदस्य बना। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन सही है या फिर दोनों ही कथन गलत हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपको यह सेशन कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।